नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने नंबर बने। ठीक है, अगर एक एक नंबर का आप लोग उसको कंसिडर करते हैं तो एक एक नंबर के हिसाब से आपके कितने नंबर बने आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि यहाँ पे अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। किसके द्वारा की गई थी कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये किया गया था दोस्तों 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और महात्मा गांधी। सही उत्तर क्या है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम ए जिन्ना। बताइए सही उत्तर क्या है इसका? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ऑप्शन नंबर 1 है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है। ठीक है, तो पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? उत्पादक के दृष्टिकोण पर, विश्व अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर, उपभोक्ता के दृष्टिकोण पर और बिचौलिए के दृष्टिकोण पर। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है आप क्या नाम उत्पादकता पे ज़्यादा जोर देता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा उत्पादक के दृष्टिकोण पे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निगम कर का उद्ग्रहण और विनियोजन राज्य करते हैं। मतलब यहाँ पे प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है कि निगम कर किस पर किससे संबंधित है, यहाँ पे किस ऑप्शन से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पर निगम कर जो है उद्ग्रहण, निगम कर का जो उद्ग्रहण है संघ करता है, वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। संघ का मतलब क्या है कि ये केंद्र सरकार। ठीक है, तो निगम कर जो है यानी कि कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है उसका जो टैक्स वसूली करता है वो केंद्र करता है और केंद्र ही उसका स्वामी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका स्वामी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है? मतलब कोई देश ऋण के जाल में फंस चुका है, कहा जा सकता है, कब कहा जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़े, उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़े और विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण देने से इनकार कर दिया हो। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए, कोई भी व्यक्ति या देश ऋण जाल में फंसा हुआ तब माना जाता है जब उसे बकाया कर्ज को निपटाने के लिए किसी दूसरे कर्ज को लेना पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं ऋण जाल, वो ऋण जाल में फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता हो। ठीक है, तो उस देश को हम क्या कहते हैं कि वो देश ऋण जाल में फंसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया था ये।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है? ऋण का राशन, सीधी कार्यवाही, खुले बाजार के कार्यकलाप, परिवर्तनीय लागत, आरक्षित निधि अनुपात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात जो है भारत के ऋण का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ क्या है? सूखा या ड्राई आइस जिसे कहते हैं, सूखी बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बर्फ के क्यूब और बुरादा होते हैं, द्रव नाइट्रोजन होता है, या बर्फ के क्यूब और नमक होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु, ठीक है, गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस अणु गति प्रारंभ करते हैं, या द्रव्यमान रहित हो जाते हैं, या प्रकाश उत्सर्जन प्रारंभ करते हैं, या फिर गति रोक देते हैं? तो गैसों का जो गतिक सिद्धांत होता है उसके अनुसार परम शून्य के ताप पर गैस के अणु क्या करते हैं? अपनी गति को रोक देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, गैसों के अणुओं में क्या होती है? गति जो है रुक जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु समान रहता है, या कम हो जाता है, या बढ़ जाता है, या बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है? तो जब दाब बढ़ जाता है तो क्वथन बिंदु क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जैसे ही हम किसी द्रव पर क्या करते हैं? दाब को बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, तापीय आसवन द्वारा, या फिर प्रभाजी आसवन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है पाश्चुरीकरण, वसंतीकरण, खमीरीकरण और रैटिंग। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसका खमीरीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि पाश्चुरीकरण क्या होता है? दूध को पाश्चुराइजेशन किया जाता है। ठीक है, दूध के अंदर के जो जर्म्स होते हैं उनको नष्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक, वसंतीकरण अलग चीज़ होता है, वो बीजों से रिलेटेड है, और खमीरीकरण ही है जो दूध को दही बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषद जो होते हैं, उपनिषद जो हैं हमारे भारत के, ये इनका मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था है, या दर्शन है, या विधि है, या राज्य है? बताइए। तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो है दर्शन। ठीक है, क्या है? दर्शन है उपनिषदों का मुख्य विषय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? बताइए, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से लिया गया है, या फिर अथर्ववेद से, सामवेद से, या ऋग्वेद से? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे के प्रैक्टिस सेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।